शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ते पढ़ते हम नक्षत्रों की और राशियों की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम 8 नक्षत्रों को पूर्ण विस्तार से पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ हमने 3 राशियों को भी पूर्ण विस्तार से पढ़ लिया है। वर्तमान में हमारा 9वां नक्षत्र चल रहा है, अश्लेषा नक्षत्र। आज हमारी पाठ संख्या 29 है और नक्षत्रों में हम अश्लेषा नक्षत्र का तीसरा वीडियो बना रहे हैं। हम पिछले 2 भागों में अश्लेषा नक्षत्र को समझ चुके हैं, नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को भी समझ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने जो समझा है, अगर हम उसको संक्षेप में देखें तो संक्षेप में कुछ यूं देख सकते हैं कि इस नक्षत्र की शक्ति है विश्लेषण शक्ति, यानी कि जहर उगलने की शक्ति, जहर रखने की शक्ति। यह नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक कर्क राशि में विस्तारित है, यानी कि यहां कर्क राशि के चंद्र की ऊर्जा इसे पूर्ण रूप से प्राप्त है। नक्षत्र स्वामी की बात करें तो नक्षत्र स्वामी है बुध। यह मूल का नक्षत्र माना जाता है। हम पिछले वीडियोस में इसके गुण तत्व प्रकृति को भी समझ चुके हैं कि यह वर्ण मलेच्छ है, और अगर हम गुण की बात करें तो सतोगुण है, तत्व की बात करें तो जल तत्व है, प्रकृति की बात करें तो कप प्रकृति का है। इसे दक्षिण दिशा से माना जाता है और स्त्रीलिंग नक्षत्र माना गया है। इसकी योनि की बात करें तो बिल्ली की योनि है, और जब हम गोत्र की बात करते हैं तो ऋषि वशिष्ठ के गोत्र से इस नक्षत्र का संबंध है। ऋषि वशिष्ठ यानी कि धन और समृद्धि के दायक। तो इस नक्षत्र में और इस नक्षत्र के जातकों में धन से संबंधित बात अवश्य हो। और अगर हम बात करें सर्प की, इसके प्रतीक चिन्ह की, तो कुंडली मारा हुआ सर्प भी धन की रक्षा करता हुआ ही माना जाता है। तो यानी कि धन के ऊपर कुंडली मारकर बैठना। तो यहां इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि धन से इनका बहुत अधिक प्रेम होता है, यानी कि धन को बहुत ही सहेज के रखने वाले और धन के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले। आज हम नक्षत्र चरणों को पढ़ने जा रहे हैं, तो यहां हम विश्लेषित करेंगे जातकों को अलग अलग तरीके से। प्रत्येक चरण में अलग अलग ग्रहों की ऊर्जा दिखाई देगी और उन ऊर्जाओं से किस प्रकार हम जातक को समझ पाएंगे, यह हम यहां समझेंगे। यदि आप ज्योतिष ज्ञान सीख रहे हैं और आज आपका यह पहला वीडियो है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इससे पूर्व के सभी वीडियोस आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ यह अनुरोध करूंगा कि आप वीडियोस को क्रमवार देखें, ताकि आपको ज्ञान भी क्रमवार और सही पद्धति में प्राप्त हो सके। और इस ज्ञान को लगातार प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री कर्क राशि, चंद्र की ऊर्जा, नक्षत्र की बुध की ऊर्जा, और यहां 20 डिग्री तक अगर दृष्टकांड की बात करें तो मंगल का दृष्टकांड यानी मंगल की ऊर्जा। और जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहां हमें प्राप्त होती है धनु नवांश की ऊर्जा, धनु नवांश से गुरु की ऊर्जा। हम नवांशों को पहले समझ चुके हैं कि हम क्रमवार प्रत्येक नवांश को लेते जाते हैं और क्रमवार नक्षत्र के हर पद में एक नवांश आता है। पिछले नक्षत्र के अंतिम पद में हमने वृश्चिक नवांश की ऊर्जा देखी थी,
तो इस नक्षत्र के प्रथम पद में हम धनु नवांश की ऊर्जा देख रहे हैं। जातक को किस प्रकार समझेंगे? गुरु है, जातक को हम धार्मिकता में देखेंगे, धार्मिकता में रुचि होगी, मदद करने का स्वभाव हो सकता है, मेहनती होंगी। और अगर हम कहें स्वभाव में ममता, तो हम चंद्र की ऊर्जा भी यहां ममता के रूप में देख सकते हैं। चौड़ी छाती, लंबे हाथ, धनवान हो सकते हैं, समाज में प्रसिद्ध हो सकते हैं, बुद्धिमान होते हैं और सुखी भी होते हैं। तो यहां बुध, मंगल और प्रतीक चिन्ह सर्प की ऊर्जा देखेंगे तो धन के प्रति ललायित होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं और अक्सर यह जातक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में कार्य करने वाले पाए जाते हैं। प्रतिष्ठा अच्छी होती है, यह दूसरों के लिए समस्या पैदा नहीं करते। यह प्रथम चरण है। यह कार्यकर्ता हो सकते हैं, सेवा प्रदान करने वाले हो सकते हैं, यह दृढ़ निश्चयी होती हैं, साहसी होती हैं। मंगल की ऊर्जा यहां परिलक्षित होती है। औरों का सम्मान नहीं करते, यह बात सत्य है, यह औरों का सम्मान नहीं करते। थोड़े क्रोधी भी होते हैं, इनके अंदर क्रूरता भी पाई जाती है, कृतघ्न होते हैं, क्रोधित अधिक हो सकते हैं। इन जातकों में ड्रग्स की अधिकता पाई जाती है, या तो ये ड्रग लेने वाले होंगे या ड्रग बेचने वाले होंगे। और यहां ड्रग्स से संबंधित सिर्फ नशीली दवाओं से नहीं है, यहां ड्रग्स से संबंधित दवाइयों से भी है, मेडिसिन से भी है। तो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर हम यहां नशीली दवाओं को भी समझें। यहां अगर हम बात करें तो हेर फेर करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने वाले होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र मूल का नक्षत्र है, और मूल के इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जो जातक जन्म लेते हैं उनके लिए यह चरण शुभ होता है। और जब हम नामाक्षर की बात करते हैं तो इस चरण का नामाक्षर है दी या डी। इसके बाद आता है द्वितीय चरण। जब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं तो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट कर्क राशि, चंद्र की ऊर्जा, नक्षत्र स्वामी बुध की ऊर्जा। यहां हमें मकर नवांश से शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है, और दृष्टकांड यहां 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक गुरु का दृष्टकांड प्राप्त होता है, तो गुरु की ऊर्जा भी यहां दिखाई देगी। तो चंद्र, शनि, गुरु और बुध की ऊर्जा, यह भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। धन, विशेषाधिकार, उपाधियों में इनकी रुचि अधिक होती है। सरकार और प्रशासनिक संस्थाओं में नेता बनने की प्रवृत्ति होती है, नेतागिरी करने की प्रवृत्ति होती है, या यूं कह सकते हैं कि नेता बनना चाहते हैं। यह लोगों से मजबूरी में जुड़ते हैं, उन लोगों से जो इन्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और जैसे ही यह लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जैसे ही इनकी इच्छाएं पूर्ति होती हैं, यह उन लोगों से अपने संबंधों को खत्म कर देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मतलबी होते हैं। अपने लिए यह सभी प्रकार की गलत तरकीबों का प्रयोग कर सकते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। नकारात्मक लक्षणों का प्रयोग करते हैं, और यह जातक अपनी संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल नहीं करना चाहते। महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन धोखा देने वाली बीमारियां हो सकती हैं। यानी कि इनके अंदर कुछ धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, या यूं कह सकते हैं कि धोखा देने की ही बीमारी इन्हें होती है। थोड़ा सा गहनता की बात है। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक अक्सर यह जानते हुए भी कि वो लोन वापस नहीं कर पाएंगे, वो लोन ले लेते हैं। यानी कि वह उधार ले लेते हैं, वह वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात को बिल्कुल भी उन्हें चिंता नहीं होती है। अगर मूल की बात करें तो इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक
माता के लिए नुकसानदायक होते हैं, या पिता को भी कष्ट दे सकते हैं, या इन दोनों के बीच में, माता और पिता के बीच में खटास का कारण भी इन नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों के भाग्य में होता है। और साथ ही साथ वित्तीय हानि यानी धन की हानि भी इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों में हो सकती है। अगर हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है दु या डू। तत्पश्चात तृतीय चरण। तृतीय चरण अश्लेषा नक्षत्र 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक कर्क राशि में चंद्र की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा यहां भी है, और दृष्टकांड में गुरु की ऊर्जा। और जब हम नवांश की बात करेंगे तो यहां कुंभ राशि के शनि की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि कुंभ नवांश। अगर हम जातकों को समझने की बात करें तो रहस्यमयी होती है। इन जातकों को समझना थोड़ा टिपिकल होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरों को धोखा देने की योजनाओं को बनाने के लिए यह आविष्कार करते हैं और नई नई योजनाएं बनाते रहते हैं। यह नक्षत्र चरण माता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, और इस नक्षत्र चरण में उपस्थित ग्रह भी माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, या माता से संबंध इनके खराब होते हैं। पिता को भी आर्थिक कष्ट पहुंचता है। अनुसंधान की बात कर सकते हैं, विज्ञान की बात कर सकते हैं, और तंत्र की बात कर सकते हैं। इन सभी क्रियाओं की ओर, इन सभी चीजों की ओर इस नक्षत्र चरण के जातकों का रुझान विशेष होता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो समाज के कुछ पहलुओं में सुधार लाने का कार्य करते हैं, तो सुधार लाते भी हैं। इन जातकों को लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है, और पकड़े जाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर है दे या डे। अब आता है अंतिम और चतुर्थ चरण, अश्लेषा नक्षत्र चतुर्थ चरण। यहां कर्क राशि के अंतिम भाग की बात हो रही है। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री कर्क राशि, चंद्र की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, दृष्टकांड के गुरु की ऊर्जा, और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी वह मीन के गुरु की नवांश की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो यहां हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नैतिकता से संबंधित संघर्ष होते हैं इनके, यह संघर्षों से गुजरने वाले होते हैं। हालांकि इस पूरे नक्षत्र में और इस चरण में भी थोड़ा धोखेबाजी दिखाई देती है, यानी कि जातक धोखेबाज हो सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र चरण में यह जातक धोखेबाज होने की अपेक्षा धोखे का शिकार अधिक हो सकते हैं। इन्हें कोई आसानी से धोखा दे सकता है, और चूंकि रहस्यमय यह भी होते हैं, इन्हें भी समझना आसान नहीं होता। पैसा कमाने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और जन्म स्थान से दूर कार्य कर सकते हैं। ऋषि पाराशर ने यह कहा है कि दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में जन्मे हुए जातक, यदि चंद्र इस किसी चरण में है तो यह सास का नाश, यानी कि आप बात कर सकते हैं मदर इन लॉ, सास का नाश करने वाले होते हैं। लेकिन अगर बड़े भाई बहन ना हो तो इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों का यह हानिकारक प्रभाव नगण्य हो जाता है, या यूं कह सकते हैं खत्म हो जाता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकते हैं। इन जातकों में इतनी ज्यादा लगन होती है कि यह लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए प्राणों की आहुति दे सकते हैं, और हो सकता है कि उसके लिए और भी बहुत कुछ कर गुजरे। यह जातक रचनात्मक होते हैं, और कहीं कहीं किसी जातक में अगर हम कुंडली का जब विश्लेषण करते हैं तो कई बार कुछ शुभ ग्रह इस नक्षत्र को और एनहेंस कर देते हैं, और वहां कुछ शुभता भी दिखाई देती है, तो यह अत्यधिक ईमानदार भी हो सकती है। इनके अंदर ईमानदारी जन्मजात दिखती है, तो वह कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा।
इस नक्षत्र चरण के जातकों में पूर्वानुवास की शक्ति होती है, यानी इन्हें किसी भी आने वाली घटना का पहले से ही आभास हो जाता है और यह किसी, आप सिक्स्थ सेंस की बात कर सकती हैं, छठी इंद्रिय जागृत हो गई। तो इस प्रकार की शक्तियां आपको जातक के अंदर दिखाई देंगी, और नहीं भी जागृत हुई तो ईश्वरीय प्रदत्त गुण है ये उनका। अगर मूल की बात करें तो मूल का नक्षत्र होने के कारण इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातकों के पिता को कष्ट होता है, और अगर हम इसके नामाक्षर की बात करें तो दो और डो, आप इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अश्लेषा नक्षत्र में हमने चारों चरणों को संपूर्ण रूप से जान लिया है। अगर आप इस पूरे विषय में कहीं भी कोई शंका रखते हो, कोई आपका प्रश्न हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, और अपने प्रश्न को हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। जब कुंडली विश्लेषण की बात आएगी तब हम शुल्क की बात करेंगे, और वह भी एक निर्धारित है। विषय से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आपसे किसी भी प्रकार के शुल्क की बात नहीं होगी। और वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं पुनः आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। यहां हमने उन सभी नक्षत्रों को पढ़ लिया है जो कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। तो अगला वीडियो हम कर्क राशि के ऊपर बनाएंगे और कर्क राशि को विस्तार से विश्लेषित करेंगे, और उसके बाद पुनः हम नक्षत्रों की श्रृंखला में चल पड़ेंगे और आने वाले सभी नक्षत्र हम पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सभी से आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्।